हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। इस सेशन में अगर हम देखें तो आज हम रसायन विज्ञान की उस पृष्ठभूमि को छुएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है यह समझाने के लिए कि ब्रह्मांड में पृथ्वी पर कितने तत्व मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इसको हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण नामक पाठ से समझते हैं, जिसमें कई लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किए। अगर हम देखें तो न्यूलैंड्स ने भी बड़े प्रयास किए, और आगे अगर हम देखें तो इसको प्रसिद्धि देने वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ा नाम मेंडलीफ का आता है, और मेंडलीफ के आवर्ती वर्गीकरण को हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रूप में देखते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वह जुड़ा है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो तत्वों को अलग अलग गुणों के आधार पर, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, उस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें सबसे बड़ी सफलता या फिर कहें कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक के रूप में जिस आवर्त सारणी ने बड़ी भूमिका निभाई वह थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी को। मेंडलीफ महोदय ने तत्वों का वर्गीकरण किया। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी उसका नियम क्या है? आवर्त सारणी या नियम, अगर हम देखें तो वह क्या कहना चाहते थे आवर्ती वर्गीकरण को लेकर। उनका क्या मानना था कि तत्वों को किस आधार पर रखा जाए। हम जब पढ़ रहे थे पिछले सेशन में कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वह यह बताता है कि उस नाभिक में जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर हम देखें तो दोनों की कुल संख्या परमाणु भार के बराबर होती है, एटॉमिक वेट, जबकि उसकी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। तो दो आधार हो सकते हैं तत्वों के वर्गीकरण के, या तो परमाणु भार या परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं, जबकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। तो अगर इसको देखें तो मेंडलीफ महोदय ने आवर्ती वर्गीकरण के लिए तत्वों के परमाणु भार को चुना। उन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, तथा तत्वों के गुणधर्म, जब हम गुणधर्म की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? भौतिक तथा रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या कह रहे थे? वो तत्वों के गुणधर्म भौतिक तथा व रासायनिक समान होते हैं। यदि उनको क्या कहा उन्होंने कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो तत्वों के जो क्रम बनता है उसमें उनके गुणधर्म भौतिक तथा रासायनिक समान होते हैं। या फिर इसे दूसरी भाषा में समझें तो इसे यह भी कह सकते हैं कि तत्वों के गुणधर्म तत्व के
परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और इसका सीधा सा मतलब बनता है कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, उसका आधार, उसका बेस है परमाणु भार। क्या आधार बनाया उन्होंने? परमाणु भार को। किंतु उनकी आवर्त सारणी में कुछ दोष भी रह गए। पहले हम विशेषताओं को समझते, थोड़ा उस चीज को भी समझते कि उन्होंने क्या अच्छा किया। तो सबसे पहली बात, अगर हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता देखें तो उनकी स्पेशलिटीज क्या रही। तो सबसे पहली बात कि उन्होंने बताया कि आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे तथा 8 वर्ग थे। 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। दूसरा, जो उन्होंने सबसे शानदार काम किया मेंडलीफ साहब ने, वो सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने उस समय तक जो तत्व खोजे नहीं गए उनके लिए खाली स्थान रिक्त कर दिया, यानी रिक्त स्थान छोड़ दिया आवर्त सारणी में। उन्हें पता था कि जो परमाणु भार इतना बढ़ रहा है, इतना गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई तत्व आएगा, मगर उस समय तक उन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। इस वजह से उन्होंने उन स्थानों को खाली छोड़ दिया। तो उन्होंने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ दिया। तो आप कहेंगे कि तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान था, और जब बाद में खोजें हुई तो पता चला कि मेंडलीफ साहब बिल्कुल सही थे और वहां पर नए तत्व शामिल किए गए आवर्त सारणी में। अब कुछ उनकी कमियां देखते हैं। कमी कहां रह गई? कमी की एक बात जो हमें दिखाई देती है वह यह है कि उस समय तक समस्थानिक तथा संभारिक की खोज नहीं हुई थी। इस वजह से आइसोटोप्स और आइसोबार का स्थान मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम देखें तो कमी जो सबसे बड़ी थी वह थी कि समस्थानिक, आइसोटोप व समभारिक का स्थान आवर्त सारणी में नहीं था। दूसरा, अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस, जैसे आपने सुना होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, यह जो गैसें हैं अक्रिय गैस, इनका स्थान भी वह नहीं बता पाए थे। तो अक्रिय गैस तथा समस्थानिक संभारिक, अक्रिय गैस का स्थान निश्चित नहीं था। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात जो मेंडलीफ साहब की दिखाई देती है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जैसे वह आवर्त सारणी के रूप में समझते हैं, तथा तत्वों के गुणधर्म जो भौतिक तथा रासायनिक समान होते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा के रूप में समझें तो तत्वों के गुणधर्म तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसको आधार बनाया उन्होंने? परमाणु भार को। अगर हम देखें उनकी विशेषताएं तो आवर्त थे 7 और वर्ग थे 8, ठीक है। और तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान उन्होंने छोड़ा था जो उस समय तक तत्व खोजे नहीं गए थे। अगर इनकी कमियों की बात करें तो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स और संभारिक आइसोबार्स का स्थान आवर्त सारणी में नहीं था, और मैंने समस्थानिक और संभारिक को बता दिया है। अक्रिय गैस का स्थान निश्चित नहीं था। तो अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो आप समझें, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। अगर इनकी संयोजकता देखें तो संयोजकता यानी कि वैलेंसी इनकी 0 होती है और ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। बल्ब में जो बल्ब होते हैं
उसमें जो गैसेस भरी होती हैं वो आर्गन या नियोन भरी होती है, क्योंकि वो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, और इस वजह से वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, जिससे बल्ब की जो लाइफ होती है, टेन्योर होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। और अगर उसी को जो कांच की सरफेस है उसको हटा दिया जाए और वहां पर वायुमंडल के सापेक्ष उसे रखा जाए तो वह जल्दी ही फिलामेंट जो होता है उसका, टंगस्टन का, वो खराब हो जाता है। तो यह बात समझने की है। अब हम समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दी वो दी मोजले साहब ने। किसने दी? मोजले। मोजले इसके खोजकर्ता हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है? तो मेंडलीफ जहां तत्वों के गुणधर्म को समझाने के लिए, तत्वों के क्रम को समझाने के लिए परमाणु भार को चुन रहे थे, जबकि मोजले ने चुना परमाणु आकार को। वह कहते हैं कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो अगर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधार बना रही है, अपना बेस बना रही है, वह बेस बना रही है परमाणु क्रमांक को। और परमाणु क्रमांक हमारे दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में आएगा उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी परमाणु में उतनी प्रोटॉन की भी संख्या होती है। यह हमने पिछली सेशंस में समझा है। अगर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या रही, तो विशेषताएं अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, आवर्त कितने हैं? तो आप बताएंगे आवर्त मेंडलीफ के बराबर ही है 7, मगर वर्ग कितने हैं, समूह जिसे कहते हैं, ग्रुप, तो आप बताएंगे 18 ग्रुप हैं। इसमें से 18वां ग्रुप अक्रिय श्रेणी का है, अक्रिय गैसों का है। तो अगर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है, समस्थानिक समभारिक का स्थान बिल्कुल क्लियर है, अक्रिय गैसों का स्थान निश्चित है, एक्टिनाइड लेंथिनाइड सीरीज अलग है। और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कुल तत्व कितने हैं? वर्तमान में जो कुल तत्व हैं वह कितने हैं? तो आप बताएंगे 118। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं जो इंपोर्टेंट हैं। आया समझ में? अगर हम देखें तो जिसमें से 6 अक्रिय गैसें हैं। अगर अब थोड़ा सा समझते इनकी विशेषताओं को अलग तरीके से। सबसे पहले हम समझेंगे संयोजकता को। संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप समझें संयोजकता। और संयोजकता को बताया था आपको कि अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता या कमी को संयोजकता कहते हैं। अगर हम देखें तो संयोजकता को, जब आप सबसे पहले समझें, जब आप आवर्त में, आवर्त कितने हैं तो आप बताएंगे 7 आवर्त। तो 7 आवर्त को अगर देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयोजकता बढ़ती है, बढ़ती है मतलब 1 से 4 तक, फिर घटती है। तो आप समझें कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, हाइड्रोजन से हीलियम, फिर अगर देखें तो यानी
लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे जब जाएंगे तो पहले संयोजकता बढ़ती है, 1 से 4 तक जाएगी, फिर 4 से -3, -2, -1 और फिर अक्रिय गैस पर आते आते शून्य हो जाएगी। तो संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या है, संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। दूसरी बात, यदि आप समूह में संयोजकता, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। यानी आप समझें कि अगर कोई समूह एक का तत्व है तो उसकी संयोजकता, चाहे वो ऊपर है या समूह एक में वह नीचे है, उसकी संयोजकता समान ही रहेगी। अगर उसकी संयोजकता एक है तो ऊपर के तत्व से लेकर नीचे तक के तत्व की संयोजकता समान होगी। जैसे हाइड्रोजन की देखें तो संयोजकता एक है, और जब हम आते हैं किस पर, लिथियम पर, तो भी एक है, जब आते हैं हम सोडियम पर तब भी एक है। तो ऐसे अगर देखें तो संयोजकता समान होती है। जब हम देखें समूह में, अच्छा 18वां समूह क्या, अक्रिय गैस, तो हम आते हैं हीलियम पर, क्या है, सेम है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, क्या है, सेम संयोजकता आपको दिखाई देगी। अगला देखें, दूसरी विशेषता, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। परमाणु आकार निर्भर करता है परमाणु की त्रिज्या पर। परमाणु की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी परमाणु का आकार बड़ा होगा। अगर हम देखें तो सबसे पहले आवर्त में क्या होता है, तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। क्या होता है, परमाणु आकार घटता है। तो सीधी सी बात है, क्या समझ में आया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रही है, और परमाणु त्रिज्या यदि घट रही है तो परमाणु आकार भी घट रहा है। जबकि इसके अपोजिट अगर आप समूह में जाते हैं तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या है, बढ़ता है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ रहा है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घट रहा है। अगला, परमाणु ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता। परमाणु ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनाने के लिए आवश्यक है, तो बंध बनाने के लिए आवश्यक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की परमाणु ऋणात्मकता कहलाती है। परमाणु ऋणात्मकता कहलाती है। कौन सा परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, वो उसकी परमाणु ऋणात्मकता को समझाता है। अगर हम समझें तो आवर्त में, अगर हम देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। जस्ट अपोजिट है परमाणु आकार का। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु ऋणात्मकता बढ़ती है, और जबकि अपोजिट है तो सीधा है, समूह में यहां पर बढ़ रही है तो यहां घट रही होगी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु ऋणात्मकता घटती है। परमाणु ऋणात्मकता घटती
है। तो आप समझें इस बात को कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमने संयोजकता को समझा, हमने परमाणु आकार को समझा, परमाणु ऋणात्मकता को समझा। ठीक है, तो यह भिन्नता आपको दिखाई देती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी से। मेंडलीफ की आवर्त सारणी अगर हम देखें तो वह परमाणु भार को आधार बना रही है, उसमें 7 आवर्त हैं, 8 वर्ग हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी वो आधार बना रही है किसको? परमाणु क्रमांक को। तो यहां आधार परमाणु क्रमांक है और यहां आधार परमाणु भार है। दूसरा अंतर आपको दिखाई देता है कि यहां भी आवर्त 7 है और यहां पर भी आवर्त 7 है, किंतु वर्तमान में जो कुल तत्व है यहाँ 18 हैं, 118 हैं। उस समय इतनी तत्वों की खोज नहीं हुई, किंतु वर्ग यहाँ 18 हैं और यहाँ केवल 8 है। तो यह भिन्नता भी आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर विशेषताओं में अगर देखें तो संयोजकता में अगर देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है हर तत्व की। परमाणु आकार को देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु ऋणात्मकता, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु ऋणात्मकता बढ़ती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु ऋणात्मकता घटती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।